अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स और ये है मेरा बेटा हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मेरे बच्चे हमने हमारा अप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो फ्लूइड किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने देखा था अपेरेंट वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन पानी में जाने के बाद कम क्यों हो जाता है, और फाइनली हमने समझा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे। ये एक तरह से उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको समझना। तो पहले आप कोशिश करो लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लो, देन लेक्चर नंबर 4 को देखो ताकि आपका आगे का टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले मैं कुछ पिछले लेक्चर की कहानी रिवाइज कर दूं कि हमने पढ़ा क्या था, फिर इसको आज के लेक्चर से कनेक्ट करते हैं। बच्चे, हमने ये देखा था कि जब कभी भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है, आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करते हो तो पानी क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है या जो बॉयंट फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास था वो था वी रो जी के बराबर। वी से क्या मुराद था? वी से मुराद थी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फिर हमने देखा था रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, कितना सॉलिड पानी में डूबा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये एक सिलेंडर है लेट्स से, और इस सिलेंडर का जो टोटल मास है वो 25 मीटर क्यूब है। ठीक है, जितने लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे से क्लियर है वो भले से इसको स्किप करके पार्ट को आगे चले जाए। मैं थोड़ा सा पहले पिछला पार्ट रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, 25 मीटर क्यूब इस वॉल्यूम का सिलेंडर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जनाबे वाला मैंने इस सिलेंडर को 1/5 इमर्स किया हुआ है, कितना डुबाया हुआ है, 1/5 इमर्स किया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 5 मीटर क्यूब जो है ना, सिर्फ 5 मीटर क्यूब जो है वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना, आगे भी कई जगह पे इस्तेमाल होगा। पूरे सॉलिड का वॉल्यूम यहां पे नहीं आता, यहां पे वो वॉल्यूम आता है जो सॉलिड का पानी के अंदर इमर्स होता है। अगर पूरा सॉलिड डूबा हुआ है तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा जितना भी इमर्स है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था मेरे बच्चे कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट होता है वो बराबर होता है, अपेरेंट वेट बराबर होता है रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट के। ये क्या मिसाल थी भाई? मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मान लो 10 न्यूटन है, कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है तो आपको इस 10 न्यूटन के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी इससे ऊपर उठाने के लिए। हाँ या ना भाई, 10 न्यूटन अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है जो अर्थ लगा रहा है, तो अगर आपने इसे उठाना है तो आपको इस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यही सेम ऑब्जेक्ट मैं किसी कंटेनर में फ्लूइड भर के उसके अंदर डाल दूं, मान लो अब ये कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास कुछ ये फ्लूइड मौजूद है, सेम यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरे पास यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो वेट है, वेट कितना है इसका, 10 न्यूटन, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस फ्लूइड का कोई ना कोई अपथ्रस्ट होगा, ऐसे ही है ना, कोई ना कोई क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। अपथ्रस्ट कहां पे एक्ट कर रहा होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मान लो जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो कितना है, 2 न्यूटन। तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, 10 न्यूटन, ऊपर कितनी लग रही है, 2 न्यूटन। 10 में से 2 अगर हम काट देते हैं तो पीछे क्या बचता है, 8 न्यूटन। यानी अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से रोकना है तो फोर्स कितनी लगानी होगी, 8 न्यूटन। जबकि यही ऑब्जेक्ट जब पानी से बाहर था और नीचे गिरने से रोकना था तो मुझे फोर्स कितनी लगानी थी, 10 न्यूटन। यानी कि यहां पे मुझे वेट फील हो रहा था 10 न्यूटन, इस ऑब्जेक्ट के पानी में जाने के बाद वेट कितना फील हो रहा है, 8 न्यूटन।
ये है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट कम हो गया अब थ्रस्ट के लगने की वजह से। जितना ज्यादा अब थ्रस्ट लगेगा अपेरेंट वेट उतना कम फील होता जाएगा। ये दो बातें पढ़ी थी। तीसरी बात मेरा बेटा हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको जब आप किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब आप किसी फ्लूइड में, पानी में डुबाते हो, तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा, गौर से सुनना, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स होगा। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, ये समझ लो मेरे पास जो है ना, मिसाल के तौर पे ये पानी है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, पानी है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को इसके अंदर डालता हूं तो अभी आपको नजर आ रहा है वाटर के सारे मॉलिक्यूल यहां पे मौजूद हैं। ऐसे ही जब मैं मार्कर को अंदर डालूंगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स को जगह बनानी पड़ेगी मार्कर को अकोमोडेट करने के लिए। तो हम ये कहते हैं जब मैं इस सॉलिड को इमर्स कर रहा हूं तो इसकी जगह बनाने के लिए जो यहां पे फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह छोड़ रहा है ताकि आने वाले सॉलिड की जगह बनाई जा सके। तो हमने ये चीज देखी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर कि सॉलिड का जितना वॉल्यूम डुबाया जाएगा, जितना वॉल्यूम इमर्स किया जाएगा, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है, 25 मीटर क्यूब है, 25 मीटर क्यूब है। अगर मैं 1/5 ऑफ द सिलेंडर को इमर्स करता हूं, यानी कि 1/5 सिलेंडर को इमर्स करता हूं, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स कितना बन जाएगा, 5 मीटर क्यूब बन जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, 5 मीटर क्यूब सिलेंडर इमर्स कर दिया। 5 मीटर क्यूब सिलेंडर कहां इमर्स किया, पानी के अंदर। तो जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा वो भी कितना होगा भाई साहब, 5 मीटर क्यूब। इस चीज को आपने अपने पास नोट कर लेना है। क्या नोट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहां एक चीज को अच्छे से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर लेना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हमेशा बराबर नहीं होता। यह सिर्फ बराबर उस केस में होगा जब पूरा सॉलिड डुबा दिया जाएगा। अगर सॉलिड का कुछ हिस्सा डूबा हुआ है तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। ये और डूबेगा और वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस करने का मतलब अपनी जगह छोड़ेगा, आगे पीछे होगा। समझ आ गई? ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। साथ हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक बात और पढ़ी थी, वो ये थी कि जो हमारा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वो बराबर है किसके, वी रो जी के बराबर है। वी से क्या मुराद था, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। तो जनाब जितना वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स्ड होता है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होता है। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस आएगा। कौन सा मास, जिस फ्लूइड ने अपनी जगह छोड़ी। जैसे ही आप सॉलिड को पानी में डालोगे तो कुछ ना कुछ पानी अपनी जगह छोड़ेगा उसे अकोमोडेट करने के लिए। तो जितने पानी ने अपनी जगह छोड़ी, अपनी जगह से आगे पीछे हुआ, उसका मास। तो अगर मैं मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। और ये कौन सा वेट है, वेट ऑफ द फ्लूइड। यानी कि हमने देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर आता है तो वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, जितना फ्लूइड अपनी जगह से हटता है, जगह छोड़ता है, डिस्प्लेस करता है, वो जो फ्लूइड है उसका वेट बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा होता है, अपथ्रस्ट। फिर समझो, आसान समझो, कोई मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल। वो पानी का कंटेनर था ना, जो मेरी पानी की बोतल है, उसके अंदर मैं ये मार्कर पूरा डाल देता हूं। मार्कर डुबा दिया मैंने पूरा। मार्कर के डूबने से कुछ ना कुछ पानी आगे पीछे हुआ होगा। वो जितना पानी आगे पीछे हुआ, जितना पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ इस मार्कर के अंदर जाने से, आप उस पानी को निकाल के उसका वजन कर लो, वेट कर लो। जितना उसका वेट है, जो पानी है, वो इस पे ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट लगाएगा वो उतनी ही होगी। ये बता रहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा वो बराबर होगा किसके, उस फ्लूइड के वेट के जो इसको इमर्स कराने में डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है भाई साहब, यहां तक कि हमने सारी की सारी बात कर ली थी, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। डिटेल में लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी है, इससे पीछे वाला उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। हेडिंग लगा लो, लॉस ऑफ फ्लोटेशन।
अब देखो मेरा बेटा, लेक्चर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे चलेंगे ना आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आधी पानी के अंदर होती हैं, आधी पानी से बाहर होती हैं, कुछ पूरी पानी के बाहर होती हैं, कुछ पूरी डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, वो सब चीज़ें आएंगी। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है हम पढ़ रहे हैं ना, लॉज ऑफ फ्लोटेशन या इसे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं। तो फ्लोट करने का मायना क्या है? फ्लोट करने का मतलब है तैरना। तैरने से हमारे जहन में क्या आता है कि ऑब्जेक्ट कुछ पानी के बाहर है, कुछ पानी के अंदर है। अभी हम आगे चल के देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना पानी के बाहर होगा, कितना पानी के अंदर होगा, कौन सी चीज़ें जो पूरी बाहर होगी और कौन सी चीज़ें जो पूरी अंदर होगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, या अगर हम एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जो हमारे जहन में पहले भी है, वो ये कि अगर ये एक कंटेनर है और ये इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए कोई हमारे पास फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। अगर मान लो मेरा बेटा कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मौजूद है तो हमें ये बात पता है अभी तक के हिसाब से कि इसके ऊपर टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, दैट इज द अप थ्रस्ट बाय द फ्लूइड। एक नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने फ्लूइड में छोड़ दिया तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ऊपर की तरफ फ्लूइड की वजह से जिसको आप अपथ्रस्ट कह रहे हो, एक नीचे की तरफ जिसको आप वेट कह रहे हो। समझ आती है बात की? अच्छा, अब तीन कंडीशंस पॉसिबल है, तीसरे तीन के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। एक कंडीशन, पहली कंडीशन, अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है। वो ताकत जो ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर रही है वो ज्यादा है और जो नीचे पुल कर रही है वो कम है। इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप क्या कहोगे, अगर अपथ्रस्ट ग्रेटर है और आपके पास वेट लेसर है तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फ्लोट करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये तो हो गया फ्लोट वाली कंडीशन। और क्या हो सकता है भाई? और ये हो सकता है मेरा बेटा कि आपके पास अपथ्रस्ट कम हो और वेट ज्यादा हो। अगर वेट ज्यादा है, देखो मैंने बताया तीन कंडीशन होंगी टोटल, या तो ये ज्यादा होगा ये कम, या ये ज्यादा होगा ये कम, या दोनों बराबर होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम है तो क्या होगा? बॉडी नीचे जाएगी और नीचे जाके डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। समझ आ गई बात की? डूब जाएगी भाई, सिंपल। अच्छा, और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी विल रिमेन वेयर इट वॉज। जहां आप छोड़ोगे बॉडी वहीं पर रहेगी। जैसे मछलियां हैं, मछलियां किसी भी समंदर के अंदर किसी पॉइंट पे अपनी जो डेप्थ होती है उसे बरकरार रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि पानी जितनी फोर्स ऊपर लगा रहा है उनका वेट एग्जैक्टली उतनी फोर्स कहां लगा रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन कंडीशन थी। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन नहीं पढ़ा, बेसिक्स पढ़ रहे हैं ताकि वो समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हमें क्या समझ में आया कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आपने यहां रखा और छोड़ दिया, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट यहां रखा और रिलीज कर दिया, तो भाई इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फ्लूइड की वजह से अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, एक वेट डाउनवर्ड, ये दो फोर्सेस हैं। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है तो ये भाई ऊपर आ जाएगा, ये फ्लोट करेगा। अगर वेट ज्यादा है नीचे जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो जहां छोड़ा था ये वहीं पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और ये वाली जो हमारी कंडीशन थी, इस केस में हमने क्या बात पढ़ी थी कि मछलियां ऐसा करती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास चलो एक और बेसिक चीज समझते हैं। अब ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास ना एक कंटेनर है, वही कंटेनर जिसमें हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ी फ्लूइड स्टैटिक्स रहे। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ना कोई वॉल्यूम मौजूद है, कोई भी पानी का वॉल्यूम है, ठीक है। इसकी यकीनन कुछ डेंसिटी होगी। मान लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसी एक अजम्पशन ले लिया कुछ समझाने के लिए, ठीक है। और मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक कोई सिलेंडर है, यहां मेरे पास एक कोई क्या है जनाबे वाला सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है ना मेरा बेटा, इस सिलेंडर का जो अपना वेट है वो हमारे पास है 8 न्यूटन। सिलेंडर का वेट कितना है? 8 न्यूटन। और मान लेते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 4 मीटर क्यूब, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 4 मीटर क्यूब है, ठीक है। ये 8 न्यूटन नहीं करते इसके वजन को हम करते हैं 4 न्यूटन, ठीक है।
कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको, एक जनरल एग्जांपल लिए। एक सिलेंडर है मेरा बेटा, सिलेंडर का वेट कितना है 4 न्यूटन, ठीक है, और सिलेंडर का पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 4 मीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे कहूं 1/4 ऑफ द सिलेंडर, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब होगा। अरे भैया सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है 4 मीटर क्यूब, तो 4 के अगर 4 टुकड़े कर दोगे तो एक हिस्सा 1 मीटर क्यूब, दूसरा हिस्सा फिर 1 मीटर क्यूब, तीसरा भी 1 मीटर क्यूब, चौथा भी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा जब मैं इस सिलेंडर को देखता हूं तो अभी अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो सिलेंडर के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी है, सिलेंडर का वेट है। कहां पे एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमें पता है कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, 4 न्यूटन एक्ट कर रही है। अब जैसे ही मैं सिलेंडर को यहां पे रखूंगा, इस फ्लूइड के सरफेस पे रखूंगा, तो सिलेंडर यकीनन अंदर की तरफ जाएगा फ्लूइड के। क्यों भाई, सिलेंडर के ऊपर तो अभी कोई फोर्स लगी नहीं रही, क्योंकि अभी तो ये फ्लूइड के बाहर है। जैसे ही ये अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा, गौर से देखना, मान लो आपका सिलेंडर 1/4 इमर्स हो गया। 1/4 इमर्स होने का मतलब क्या है कि आपके सिलेंडर में यहां तक मान लीजिए फ्लूइड आ गया, 1/4 इमर्स हो गया। 1/4 इमर्स होने का मतलब है जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स है वो कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। टोटल कितना था 4 मीटर क्यूब, अंदर कितना चला गया 1 मीटर क्यूब। अब अगर मैं आपसे इस कंडीशन में पूछता हूं कि मुझे बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्सेज है और अपथ्रस्ट कितना है, तो बेटे आपको पता है 4 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है। और अगर आप अपथ्रस्ट निकालने के लिए जाते हो मेरा बच्चा, अपथ्रस्ट आप कैसे निकालोगे, अपथ्रस्ट आप ऐसे निकालोगे, आप ये देखोगे कि यहां पे आपके पास जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहां पे जो आपके पास इसकी डेंसिटी है ना, इसको आप ले लो 0.2, वरना बहुत देर बाद जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। और हमें अपथ्रस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला पता है। अपथ्रस्ट क्या होता है भाई, अपथ्रस्ट बराबर होता है वी रो जी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, क्योंकि जितना सॉलिड इमर्स होगा उतना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। कितना सॉलिड इमर्स हुआ 1 मीटर क्यूब, तो इतना ही फ्लूइड भी डिस्प्लेस हुआ होगा यकीनन। तो यहां पे आपने लिख दिया 1। डेंसिटी कितनी है 0.2, और ग्रेविटी कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, सही हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आ रहा है 2 न्यूटन। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 1 हो गया 2, तो 2 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितनी लग रही है 2 न्यूटन। गौर से सुनना, गौर से सुनना। जैसे ही आपने इसको यहां छोड़ा तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ 1/4, जैसे ही आपने इसे इमर्स किया तो अभी कंडीशन ये है, इसका वेट स्टिल ज्यादा है और जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो क्या है, कम है, यानी कि ये सिलेंडर मजीद नीचे जाएगा। चलो मान लेते हैं ये सिलेंडर मजीद नीचे आया, और अब सूरत हाल ये है कि आपका जो टोटल सिलेंडर है उसका आधा वॉल्यूम इमर्स हुआ है। आधे वॉल्यूम का मतलब टोटल कितना है 4 मीटर क्यूब, तो 4 में से आपका आधा वॉल्यूम जो है वो इमर्स है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स कितना हो गया मेरे बेटे 2 मीटर क्यूब हो गया। अब जरा इसके ऊपर देखो, कंडीशन अप्लाई करो, तो बेटा वेट कितना लग रहा है 4 न्यूटन लग रहा है। अब थ्रस्ट की अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी। वी से मुराद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, तो कितना है भाई 2 है, और रो कितना है 0.2 है जो फ्लूइड की डेंसिटी है, और जी कितना है 10 है। 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, 2 का क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि मेरा बेटा जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है अब वो कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया। अब क्या ये सॉलिड सिलेंडर मजीद अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज तैरना कब शुरू करती है, अभी हम बेसिक्स बना रहे हैं अपनी, कोई भी चीज तैरना कब शुरू करती है, जब अपथ्रस्ट और वेट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी यहां मिसाल दी। क्या मिसाल दी, सिंपल सी, मैंने आपको सिंपल सी ये मिसाल दी कि जैसे आपने कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट डाला, तो जब तक ये फ्लूइड के अंदर इंटर नहीं करेगा तब तक जाहिर है वेट अकेली फोर्स एक्ट कर रही है इस पे, तो वेट ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, इसके अंदर जाने की वजह से क्या हो रहा है, अब थ्रस्ट की इक्वेशन देखो अपने पास बेटे, अब थ्रस्ट की इक्वेशन क्या है, वी रो जी के बराबर है। ये अब थ्रस्ट की इक्वेशन है। अब जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है वैसे वैसे आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में अब थ्रस्ट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आए जिसके ऊपर ये बैलेंस हो जाए, तो जहां ये बैलेंस हो जाएगा वहां ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। सर क्या लाजमी है हमेशा बैलेंस हो जाए, कोई लाजमी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। हो सकता है अगर इस सिलेंडर का वेट 40 न्यूटन होता, गौर से सुनना, अगर इस सिलेंडर का वेट 40 न्यूटन होता तो ये 1/4 1/2 फिर पूरा अंदर चला जाता। अब थ्रस्ट मैक्सिमम होने के बावजूद भी इस काबिल ना होता कि इसके वेट का मुकाबला कर सके, तो ये क्या होता, सिंक कर जाता।
ठीक हो गया। सिंक बॉडी कब करती है भी मैंने बताया। सिंक कब करती है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर यहां पे छोड़ो और उसका वेट ज्यादा हो, अपथ्रस कम हो तो नीचे चली जाएगी। ऊपर से छोड़ो तो क्या होगा, स्टार्ट में तो अपथ्रस जीरो है, जैसे जैसे ये सॉलिड इमर्स होना शुरू होगा अपथ्रस बढ़ना शुरू होगा। अगर अपथ्रस बढ़ते 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 मैक्सिमम पे आ जाए, उसके बावजूद इस काबिल ना हो कि वेट को बर्दाश्त कर सके या वेट का मुकाबला कर सके, इक्वेट कर सके, तो बॉडी डूब जाएगी। वो भी देखेंगे कैसे होता है। क्लियर है। जब आप आगे पीछे कहानियां पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, तो आपको लिखा मिलेगा जब कोई भी कार्गो शिप, बहरी जहाज समंदर में लॉन्च किया जाता है तो वो इसी टेक्निक पे काम करता है। जब बहरी जहाज को आप लॉन्च करते हो, स्टार्ट में ऐसे रेल करता हुआ आता है, वो ऐसे स्लाइड करता हुआ आता है और आप देखो एक छपाक के साथ समंदर के ऊपर आता है। स्टार्ट में उसका वेट ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो पानी के अंदर जाना शुरू होता है। जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाता है, वॉल्यूम ऑफ द शिप इमर्स्ड बढ़ता है, जो पानी उस पर अपथ्रस लगा रहा है वो बढ़ता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, एक वक्त आता है जब अपथ्रस और वेट क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, सेल करता है, फ्लोट करता है। सेट हो गई, इतना हिस्सा क्लियर है, ये बेसिक सी बात थी। अच्छा, अब इसी का ना रिवर्स प्रोसीजर भी होता है। रिवर्स प्रोसीजर क्या है, अभी हमने क्या देखा कि स्टार्ट में वेट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है तो अपथ्रस बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आया अपथ्रस और वेट बराबर हो गया, बॉडी फ्लोट करना शुरू हो गई। और हमने ये चीज तो पहले सीख ली थी कि बॉडी फ्लोट कब करती है, जब अपथ्रस और वेट बराबर हो जाए। सेट है, समझ आती है बात की, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो जाता है। सेट है, क्लियर है। अब आप हो सकता है ये सवाल जहन में आ रहा हो, सर अभी तो आपने कहा था अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं छोड़ा और यहीं अपथ्रस और वेट बराबर है तो वो फ्लोट नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। बॉडी का ऊपर सरफेस से ऊपर भी तो आना जरूरी है, ठीक है। उसके ऊपर अभी आपको वही वाली मिसाल बता रहा हूं, देखो समझो। मेरा बेटा, आप लोगों ने सबमरीन का नाम तो जरूर सुना होगा। सबमरीन एक ऐसा समंदरी व्हीकल है जो समंदर के अंदर सफर करता है। एक ऐसा कह लो जहाज है, एक ऐसे कह लो गाड़ी है जो समंदर के अंदर सफर कर रही होती है, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, सबमरीन जो है ना वो किस फिनोमेना पे काम करती है, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और मैं फिर एक बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में ये रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके जहन में कोई भी गलत कॉन्सेप्ट ना रहे। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड है, ठीक है। सर ये इतना बड़ा फ्लूइड है कि इसमें सबमरीन तैरेगी, क्या करें मेरा बच्चा, अब सबमरीन भी तो तैरानी है ना बीच में कहीं। ये मान लो हमारे पास जो है ना वो सबमरीन है, ठीक है। अब पहले तो ये ध्यान में रखना कि सबमरीन जो है ना वो सतह समंदर से, सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी जा सकती है। इस काम के लिए सबमरीन में ना टैंक्स होते हैं, बैलिस्ट टैंक कहलाते हैं, BALLAST, बैलिस्ट टैंक। उसमें क्या होता है, उसमें पानी आता है और पानी उससे जाता है। अच्छा, मिसाल समझते हैं भाई। फिलहाल आपकी सबमरीन यहां पे है, ठीक है। सबमरीन यहां पे है और अभी यहां पे रुकी हुई है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि भाई जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतना ही अपथ्रस क्या है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। समझ में आ गई ये बात की, ठीक है। इस सबमरीन में क्या है, टैंक है, कंपार्टमेंट्स है जिसमें पानी भरे हुए होते हैं। अब जब सबमरीन को ऊपर जाना है वो क्या करेंगे, जिस बैलिस्ट टैंक में पानी भरा हुआ था उससे पानी को बाहर निकाल देंगे। कहां, समंदर में बाहर निकाल देंगे। जब सबमरीन के अंदर पानी था तो उसका वेट ज्यादा है, फ्लूइड का अपना वेट होता है mg। जब उससे पानी बाहर निकल गया तो सबमरीन का अपना वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इन्होंने इतना पानी बाहर निकाल दिया कि इसका वजन क्या हो गया, 6 न्यूटन हो गया। जब 6 न्यूटन हो गया वजन, तो अब सबमरीन के ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अब सबमरीन भाई साहब क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद सबमरीन सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आएगी। कब तक बाहर आती रहेगी, जब तक कि अपथ्रस का वैल्यू कम होकर वेट के बराबर ना हो जाए। सर सबमरीन के बाहर आने से अपथ्रस क्यों कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सबमरीन इमर्स्ड अब कम होता जा रहा है। पहले सबमरीन पूरी डूबी हुई थी, जैसे जैसे सबमरीन सरफेस से ऊपर आएगी वॉल्यूम ऑफ द सबमरीन इमर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली अपथ्रस इक्वल वी रो जी के बराबर, वी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वी कम हो रहा है तो यू कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये कम होकर कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन, मैच कर जाएगी। आपने सबमरीन को ऊपर लाना है, जो यहां पे बैलिस्ट टैंक है उसमें से मजीद पानी निकाल दो, वेट मजीद कम होगा, ये और क्या होगा, ऊपर आएगा। तो अभी तक हमने हमारी बेसिक्स क्या सीख ली हैं वो जरा जल्दी से रिवाइज कर लो बच्चे। हमने बेसिक ये सीखी हमने कि अगर आपके भाई ये फ्लूइड है पूरा, इसमें यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है,
आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे छोड़ा, अगर इस पॉइंट पे इसका वेट ज्यादा है तो नीचे जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब थ्रस्ट ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके मैंने स्टार्ट में बताया था ना, कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सरफेस से बाहर आ जाते हैं। कितना बाहर आएंगे ये डिपेंड करता है कि अब थ्रस्ट और वेट बैलेंस कहां पे हो रहा है। मिसाल से समझो, मान लो मेरा बेटा ये सबमरीन है, ये क्या है, गौर से सुनना, सबमरीन। मिसाल से समझो, ये डेंसिटी जो है ना इसकी मान लेते हैं 0.2 है, ठीक है, और इस सबमरीन का जो वेट है ना वो बैलिस्ट टैंक से कम करके कितना कर दिया इन्होंने, 6 न्यूटन कर दिया। ये जो सबमरीन है, सबमरीन का वॉल्यूम है मान लेते हैं 4 मीटर क्यूब, और अभी हमें नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम कहां पे, अंदर ही है, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही है वो 8 न्यूटन है। आप चेक भी कर सकते हो ये 8 आएगा कैसे भाई, सबमरीन का के ऊपर जो अब थ्रस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, गौर से सुनो अभी समझ में आएगा सब। अब थ्रस्ट मुझे कैलकुलेट करना है जो सबमरीन पर लग रहा है, ये 6 न्यूटन क्या है, ये इसका वेट है जो सबमरीन के अपने इक्विपमेंट्स का, उसमें जो पानी है, जो बंदे हैं, लोग हैं, उन सब का है। अब थ्रस्ट क्या होगा, वी रो जी के बराबर। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स। कितना सॉलिड इमर्स है भाई, 4 मीटर क्यूब पूरा इमर्स है। इसकी डेंसिटी क्या है 0.2, और जी क्या है 10 के बराबर। 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 का क्या हो गया 8। तो भाई 8 न्यूटन का अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है सबमरीन के ऊपर। समझ आ गई, आगे अब दिख रहा है हमें वाज़े तौर पे, बेसिक मैकेनिक्स नजर आ रही है। अब थ्रस्ट ज्यादा है और वेट क्या है, कम है, तो सबमरीन क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाते जाते अब क्या हुआ, सबमरीन थोड़ी सी बाहर आ गई। बाहर कितना आई, सबमरीन का जितना वॉल्यूम बाहर आया वो 1 मीटर क्यूब है। मिसाल दे रहा हूं, सबमरीन इतना बाहर आई कि 4 मीटर क्यूब में से कितना वॉल्यूम बाहर आया, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर आया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम सरफेस से बाहर आ गया तो पानी के अंदर कितना है, तो पानी के अंदर कितना है भाई, 3 मीटर क्यूब है। ये समझ आई भाई, टोटल 4 मीटर क्यूब था, पहले सबमरीन पूरी डूबी हुई थी, अब थ्रस्ट बढ़ गया तो सबमरीन कहां आ गई, ऊपर आ गई। जैसी सरफेस से बाहर आई 1 मीटर क्यूब तो अब थ्रस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। अभी डूबी भी कितनी है 3 मीटर क्यूब, तो अब क्या करेंगे भाई, अब थ्रस्ट निकालो जरा। 3 मीटर क्यूब सॉलिड इमर्स्ड है, रो कितना है 0.2, जी कितना है 10 इंटू 0.2 2 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। वेट कितना है 6, अब थ्रस्ट भी कितना लग रहा है यहां पे 6। अब ये सबमरीन मजीद बाहर नहीं आएगी। अगर आप मजीद बाहर लाना चाह रहे हो, इसके बैलेंस टैंक से मजीद पानी कम करो, जब मजीद कम करोगे इसका वेट मजीद कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो हमने अपनी क्या बेसिक्स देखी, ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, अब थ्रस्ट और वेट। अब थ्रस्ट उसे कहां लेके जा रही है, ऊपर। अच्छा, जब आप पढ़ोगे ना मेरा बेटा किताब, तो उसमें एक चीज ये लिखी हुई है, अब थ्रस्ट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड लगाता है वो होती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वो उसकी टेंडेंसी होती है फ्लोट कराने की। इस जुमले का मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब ये भाई साहब, जैसे मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर पढ़ा रहा हूं, मेरी चाहत ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि हर बच्चे के फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आए, सबको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, नहीं। क्या सबके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, नहीं। कुछ के आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे, ऐसे ही है। तो अब थ्रस्ट सबके ऊपर जो फोर्स लगती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो फ्लूइड तो यही चाह रहा होता है सबको ऊपर भेजे, लेकिन जिसके अंदर वेट कम है और अब थ्रस्ट ज्यादा है उसमें बॉडी ऊपर जाएगी, बाकी में नीचे जाएगी। बराबर होगा तो जहां होगा वहीं पे रहेगी। ठीक हो गया, समझ आती होगी यहां तक की बात की, ठीक है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। और साथ ही साथ मेरा बेटा एक चीज यहां पे ये भी क्लियर कर लेना कि अभी हमने क्या चीज पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि अब थ्रस्ट जब वेट के मुकाबले में ग्रेटर होगा तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और मैंने आपको मिसाल से समझाया, जब अब थ्रस्ट ज्यादा होगा, वेट कम होगा, तो बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबमरीन है, आपने बैलिस्ट टैंक में से उसका पानी खाली किया तो वेट कम हो गया, अब थ्रस्ट ज्यादा हो गया, अब वो ऊपर आ रही है और फिर ऊपर ही जा रही है। सबमरीन पानी से निकल गई, अब उड़ते उड़ते ना हवाई जहाज से टकरा गई ऊपर जाके, ऐसा तो नहीं होगा। आपने क्या सीखा, सबमरीन या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेट कम है, अब थ्रस्ट ज्यादा है, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कब तक अपवर्ड मूव करेगी, जब तक कि अब थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। तो यही चीज है, अब थ्रस्ट ग्रेटर देन वेट है, बॉडी फ्लोट करेगी, यानी कि हम ये लिख सकते हैं बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव आउट ऑफ वाटर टिल U इक्वल्स W। सही है, क्लियर हो गया, समझ आती है। फ्लोटिंग की कंडीशन में, ठीक है। अब थ्रस्ट ग्रेटर देन वेट है तो फ्लोट
कैसे गिरेगी बॉडी? बॉडी ऊपर आएगी, पानी से बाहर आती रहेगी। कब तक आती रहेगी? जब तक के U और W बराबर ना हो जाए। सेट है। और स्टार्ट में अगर बॉडी का वेट ज्यादा है और अपथरस कम है तो आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को इमर्स करना शुरू किया। अगर तो ऐसा होता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं फिर बॉडी फ्लोट करेगी, क्योंकि W इक्वल U हो गया, नेट फोर्स 0 हो गई। लेकिन अगर वेट बहुत ही ज्यादा है, अपथरस मैक्सिमम हो जाता है, पूरा सॉलिड इमर्स हो गया और वो बराबर ही नहीं हो रहा, तो बॉडी पूरी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। ठीक है बच्चे, इतना ऐसा कॉपी करिए। अब देखो मेरे बेटे, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अपथरस ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा। अब यहां पे ना जरा ये चीज समझ लो कि अपथरस या वेट किसी बॉडी का ज्यादा या कम होता क्यों है। देखो अभी तक मेरा प्यारा बेटा आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मान लीजिए मेरा बेटा हमारे पास एक फ्लूइड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक अदद फ्लूइड है और इसके अंदर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। अपथरस ज्यादा है तो ये ऊपर आएगा। कब तक ऊपर आता रहेगा? जब तक ये वेट बैलेंस ना हो जाए और फ्लोट करेगा। अगर वेट ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट पानी के बाहर होता ना और तब वेट ज्यादा था, तब तो हम कह सकते थे जैसे जैसे ये इमर्स होना शुरू होगा अपथरस बढ़ेगा और हो सकता है अपथरस बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा इमर्स हुआ है तो इसका मतलब अपथरस तो पहले से ही उस पर मैक्सिमम लग रहा है। तो अब अगर वेट का वैल्यू ज्यादा है और अपथरस कम है तो ये कहां आ जाएगा? बॉटम पे आ जाएगा। और अगर बराबर है तो जहां था वहीं रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपथरस या वेट कम या ज्यादा हो किस फैक्टर की बुनियाद पर है? ठीक है, एक सवाल है ना नेचुरल। अभी हमने देख तो लिया कि एक ज्यादा है तो क्या होगा, वो ज्यादा है तो क्या होगा, बराबर है तो क्या होगा। एक नेचुरल क्वेश्चन ये आता है अपथरस या वेट कम या ज्यादा हो किस बुनियाद पर है। तो एक मिसाल से समझते हैं बात को। देखो मेरा बेटा, अगर मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रही होगी दैट इज द अपथरस, एक नीचे लग रही होगी दैट इज द वेट। ठीक है मेरा बेटा, अभी हमें नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम है, हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इसके अपेरेंट वेट की इक्वेशन लिख दें तो अपेरेंट वेट बराबर होता है ट्रू वेट या वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट के। अगर मैं आपसे पूछता हूं जो वेट इन एयर है मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला लिखे तो mg के बराबर होगा। अगर मैं बोलता हूं अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिखे तो ये mf इंटू जी के बराबर होगा। यहां जरा अच्छे तरीके से ना हर चीज को समझ लें। m से मुराद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mf से मुराद मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सब अलग चीज है। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, mf मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ओपन करता हूं क्या बनेगा? vs रो s इंटू जी। ये कहां से आया जनाबे वाला? हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और m किसके बराबर आएगा? रो मल्टीप्लाई बाय v के बराबर आ रहा है। भाई साहब नजर आ रहा है ना पीछे से? रो क्या है? डेंसिटी, v क्या है? वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ रहा है ये m क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास, यहां s लिख देते, मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो आपने इसको ओपन कर दिया इसके फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट माइनस mf क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। भैया जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आया होगा, इमर्स हुआ होगा, सबमर्ज हुआ होगा, तो इसने कुछ ना कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, उस फ्लूइड का मास mf कहला रहा है। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? vf रो f मल्टीप्लाई बाय g। सिंपल है। vf क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अच्छा, हमें एक बात पता होती है बेसिक सी कि जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होता है ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड के। ऐसे ही है। तो अगर आप नोट करो अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट पार्शियल सबमर्ज है या कंप्लीट सबमर्ज है? क्या ये ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर है या आधा पानी के अंदर आधा बाहर है? पूरा पानी के अंदर है। अगर ये पूरा पानी के अंदर है तो मैं ये कह सकता हूं जो इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। हाँ या ना? अरे भैया जब ये पूरा पानी के अंदर है, जब पूरा पानी के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। देखो अलग कब होता? अगर मान लो इसका सिलेंडर, ये सिलेंडर बोल रहा हूं, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था 25 मीटर क्यूब, मैं इसे 1/5 डुबाता तो 5 मीटर क्यूब जाता पानी के अंदर, तो 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस होता। मैं इसे 10 मीटर क्यूब डुबाता तो 10 मीटर क्यूब
फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता, अभी तो पूरा ही है उसके अंदर है, तो पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं मेरा बेटा, मैं यहां पे v लिख सकता हूं रो s इंटू जी, और मैं यहां पे v लिख सकता हूं रो f इंटू जी। जो कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे उसको कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में देखो क्या बचता है, रो s माइनस का रो f। अब देखो क्या आपको अब आपके सवाल का आंसर मिला? सर हम तो सवाल ही भूल गए। वेरी गुड। सवाल ये था कि अब थ्रस्ट या वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा या कम किस बेस पे होता है? तो मेरा बेटा जो अब थ्रस्ट और वेट ज्यादा या कम होता है वो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की बेस पे होता है। डेंसिटी बताती क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बताता क्या है जरा समझना, डेंसिटी बताती है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस से क्या मुराद है कि आपका जो मास है ना वो कितना क्लोजली पैक्ड है। मतलब देखो 1 मीटर क्यूब का क्या मास है वो बताती है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे समझो, जरा कॉन्सेप्ट समझो आहिस्ता आहिस्ता। मान लो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो मेरा बेटा 1 मीटर क्यूब की जगह क्या होती है? अगर आपको बोला जाए कि आप एक क्यूब कंसीडर करो, ये है क्यूब, मान लो ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है भाई? ऐसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं ये क्यूब है तो जनाब इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी ये हाइट होगी, और वही इसकी ये क्या होगी मेरे बेटे? विड्थ होगी। इसका जो वॉल्यूम है ना ये 1 मीटर क्यूब के बराबर कब होगा? अगर लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी क्या है? 1 है। इसे कहते हैं यूनिट मीटर क्यूब। मेरा बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने 1 मीटर क्यूब कंसीडर किया, मिसाल दे रहा हूं 1 मीटर क्यूब लिया। अगर इस ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का मास 5 किलोग्राम है तो इसका मतलब डेंसिटी है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी 1 मीटर क्यूब का अगर मास 10 किलोग्राम है तो ये डेंसिटी है। इसका मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मॉलिक्यूल ठुसे हुए, ज्यादा मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हुए हुए, ज्यादा मॉलिक्यूल जमा हुए हुए। अब समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? भाई एक कमरा है, इस कमरे में गुंजाइश 5 लोगों की है, आप 50 लोग डाल दो तो क्या होगा? इसी वॉल्यूम में ज्यादा लोग ठूस दिए लागे, ज्यादा लोग घुसा दिए लागे। दिस इज द थिंग, ठीक है? तो अब यहां पे क्या पता चल रहा है कि अब थ्रस्ट और वेट किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। अब देखो मेरा बेटा समझना, जो चीज भारी होती है ना वो नीचे जाती है, हमेशा याद रखना, लिख भी लेना। जो चीज भारी होती है वो नीचे जाती है, जो चीज हल्की होती है वो हमेशा कहां आती है? ऊपर आती है। मिसाल से याद रखो, आपके घरों में जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन वो नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं? ऊपर होते हैं। क्यों? गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर से निकल जाती है। ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे आती है। अब यहां देखो, आपके पास मेरे बच्चे अगर आपके पास, गौर से देखना, अगर आपके पास रो एस रो एफ से ग्रेटर है, रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर ये ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी के मुकाबले में तो ये क्या होगा? आपके पास वेट ग्रेटर होगा अब थ्रस्ट के मुकाबले में, और ये क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा। चेक करो, देखो जरा कैसे चेक करना है। अगर यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, V और G दोनों के पास बराबर है। अगर रो एस का वैल्यू ज्यादा है और रो एफ का वैल्यू कम है, ये वाला फैक्टर बड़ा होगा, ये वाला फैक्टर छोटा होगा। ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है? वेट। ये वाला फैक्टर क्या बता रहा है? अप थ्रस्ट। अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ज्यादा है, ये वाला फैक्टर बता रहा है वेट, ये वाला फैक्टर बता रहा है अप थ्रस्ट। अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, नीचे लगने वाली फोर्स क्या है? ज्यादा है, अप थ्रस्ट क्या है? कम है। ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसको हम यूं भी कहते हैं कि अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन 0 या अपेरेंट वेट इज पॉजिटिव। तो जब अपेरेंट वेट पॉजिटिव होगा, अपेरेंट वेट ग्रेटर देन 0 होगा, रो एस ग्रेटर देन रो एफ होगा, वी ग्रेटर देन यू होगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। उल्टा कर लो अब जरा इसको। उल्टा करने से क्या मुराद है? रो एस इज लेस देन रो एफ। रो एस लेस देन रो एफ से क्या मुराद है? कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है। इसको अभी मैं एक और तरह से समझाता हूं, परेशान नहीं हो, फिलहाल समझते चलो। हम कहते हैं ना रो एस इज ग्रेटर देन रो एफ। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब है फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है और सॉलिड की डेंसिटी कम है। या फॉर्मूले में आ जाओ, देखो V और G तो दोनों के पास बराबर है। अच्छा, V और G बराबर क्यों है? ये है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, ये है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। हमें पता है
पानी का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है जितना सॉलिड इमर्स हो। तो यहां देखो, सॉलिड पूरा का पूरा इमर्स है तो उतना ही पानी है, तो V और V यहां पे बराबर हो गया। अगर रो एस कम है और रो एफ ज्यादा है तो अप थ्रस्ट बढ़ गया और W क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि इसे आप लिखोगे आपके पास अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन W, ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा, नीचे वाली फोर्स कम। तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन जब तक कि अप थ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। ये अभी पीछे समझाया था भाई, ये सबमरीन है, वेट कम लग रहा है, अप थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, सबमरीन विल गो अपवर्ड। जैसे ही ये सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स कम होना शुरू हो जाएगा, अप थ्रस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। सबमरीन तब तक बाहर आती रहेगी जब तक के अप थ्रस्ट और वेट आपस में बराबर ना हो जाए। अभी इसलिए बताया था सारा कुछ, ठीक है। तो अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अगर यहां से देखेंगे रो एस कम है, देखो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। जब माइनस साइन आएगा तो इसको हम यूं कहते हैं अपेरेंट वेट इज लेस देन जीरो या अपेरेंट वेट इज नेगेटिव। अपेरेंट वेट नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाली फोर्स कम है। यहां से देख लो, वेट कम है, अब थ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, मान लो वेट 2 है, अब थ्रस्ट 10 है, तो 2 - 10 -8। जब भी वेट कम है, अब थ्रस्ट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो आपके पास क्या होगा, हमेशा ध्यान में रखना, अपेरेंट वेट विल बी लेस देन जीरो। और जब अपेरेंट वेट लेस देन जीरो होगा, अपेरेंट वेट नेगेटिव होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन है। अच्छा, अगर आपके पास रो एस और रो एफ बराबर हो जाए, गौर से सुनो, अगर आपके पास रो एस और रो एफ बराबर हो जाए तो क्या होगा भाई, यहां देखो V और G तो पहले ही दोनों में बराबर है। अगर रो एस और रो एफ भी बराबर हो जाए तो ये और ये माइनस कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपेरेंट वेट जीरो होने का मतलब U और W क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल रिमेन वेयर इट वॉज, ऑब्जेक्ट विल रिमेन वेयर इट वॉज। यहां मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रिलीज किया था रेस्ट से, जैसे सबमरीन एक जगह पे रुकी हुई क्यों होती है नीचे, अब तो वेट बराबर होता है। मच्छी भी इसीलिए रुकती है, ठीक है, मछली या मच्छी, तो ये यहां पे रुका हुआ क्यों है, अब थ्रस्ट वेट बराबर है। तो वही बात मैंने यहां पे बता दी, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई, ठीक है, इतना हिस्सा क्लियर है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक नए तरीके से मजीद कॉन्सेप्ट को बेहतर कर लेना, ठीक है। देखो, हमने अभी ये बात करी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको रेस्ट से रिलीज करते हो। रेस्ट से रिलीज करने का मतलब यहां पे लाके छोड़ दिया। इसका ऊपर जाना या नीचे जाना डिपेंड कर रहा है अप थ्रस्ट या वेट के ज्यादा या कम होने पे। और अप थ्रस्ट और वेट ज्यादा या कम हो रहा है ऑब्जेक्ट और फ्लूइड की डेंसिटी की बेस पे। उसके लिए हमने सिंपल सा हल पढ़ लिया, जो चीज भारी है वो नीचे आएगी, जो चीज हल्की है वो ऊपर जाएगी। फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आएगी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आएगा, फ्लूइड ऊपर है, मतलब सिंक कर जाएगा बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसको एक और तरह समझ लो, ठीक है। हमारे पास जो पानी होता है मेरा बेटा, हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी मेरे बच्चे हमारे पास क्या होती है, वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पढ़ चुके हैं ना बचपन में। अब देखो मेरा बेटा, मैं आपको ना एक और तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, देखो समझो। देखो मेरा बेटा, हमें यह बात पता है कि जो पानी है, पानी की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 मीटर क्यूब पानी की बात करूं, गौर से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैं 1 मीटर क्यूब पानी की बात करता हूं तो 1 मीटर क्यूब पानी का मास अपने पास कितना आ रहा है, 1000 किलोग्राम मास आ रहा है 1 मीटर क्यूब पानी का। अगर मैं 1 मीटर क्यूब पानी का वेट कैलकुलेट करूं, 1 मीटर क्यूब पानी का वेट कैलकुलेट करूं, तो वेट कैसे आता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यही है ना भाई, बचपन में पढ़ा था। सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, 9800 न्यूटन। 1 2 3, ऐसे ही है ना भाई, 1 2 3, 2 0 लग गया, 9800 न्यूटन। जब आप किताब में देखोगे या किसी भी नोट्स में पढ़ोगे तो आपको वहां पे एक टर्म लिखी मिलेगी, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे एक और तरह समझो जरा, ठीक है। वेट डेंसिटी क्या होती है, पहले बताओ डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब का मास कितना है। भाई आपके पास बहुत सारा पानी है, आपने उसमें से 1 क्यूब पानी लिया, और 1 क्यूब कितना, जिसकी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ, 1 क्यूब पानी लिया। उस 1
मीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है, 1000 किलोग्राम। दिस इज डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या है, यूनिट मीटर क्यूब पे कितना वेट एक्ट कर रहा है, यूनिट मीटर क्यूब पे कितना वेट एक्ट कर रहा है। समझ आ गई, वेट डेंसिटी कितनी है, यूनिट मीटर क्यूब पे कितना वेट एक्ट कर रहा है। right? अब ऐसी तमाम चीजें मेरा बेटा जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है वो कहां जाएंगी, ऊपर जाएंगी। जैसे आइस है, आइस की जो डेंसिटी है मेरे बेटे वो कितनी है, 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। अब समझो जरा बात को समझो। आपके पास ना 1 मीटर क्यूब पानी है, उसके बिल्कुल ऊपर 1 मीटर क्यूब आइस है। ठीक है, अगर मैं इसका भी वो कैलकुलेट कर लूं वेट डेंसिटी, तो 920 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी अगर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर लूं ताकि मेरे लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। वैसे वेट डेंसिटी 9800 होती है, कोई 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इससे कर लूंगा तो क्या बनेगा, 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए निकालता हूं, आइस के लिए निकालता हूं वेट डेंसिटी, तो क्या बनेगा, 9200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है मेरा बच्चा, समझाना चाह रहा हूं बस एक बात। मान लो आपके पास यहां पे ना 1 मीटर क्यूब ये पानी है और इसके ऊपर ये आपके पास 1 मीटर क्यूब आइस है। ठीक है, अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये डूबेगी क्यों नहीं, आइस नीचे क्यों नहीं जाएगी, पानी ऊपर क्यों नहीं आएगा। देखो आप मुझे बताओ ज्यादा फोर्स किस पे लग रही है भाई, इसके 1 मीटर क्यूब पे फोर्स कितनी लग रही है, 9200 न्यूटन। इस पे कितनी लग रही है, इस पे लग रही है 10,000 न्यूटन। समझ आई, तो ये ऊपर रहेगा और ये क्या होगा, नीचे रहेगा। क्यों, इस पे फोर्स इसके मुकाबले में क्या लग रही है, कम लग रही है। हाँ, अगर यहां पे कोई ऐसी चीज होती जिसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में ज्यादा होती तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाती, बढ़ जाती, और ये नीचे आ जाती और ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाती, उसके ऊपर आ जाती। पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है, इन शॉर्ट आप सिर्फ ये नोट करोगे कि जो भारी चीज होती है वो नीचे जाती है और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आती है। साथ मैंने आपको वेट डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि 1 मीटर क्यूब किसी भी चीज का, उसके ऊपर जितना वेट एक्ट कर रहा है, या 1 मीटर क्यूब किसी भी चीज का उसका जो वेट है वो बेसिकली क्या है, उसकी वेट डेंसिटी है। तो वेट डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। और मेरा बेटा अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है उस कहानी के अंदर अब आप नोट कर लो, हमारे पास जो पढ़ा था ना हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टेटमेंट क्या है, अब आपको ये समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं। जब आप कहीं पे बोर्ड वगैरह में लिख रहे हो तो पहले ये स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, पहले क्या है ये, इसको भी छोड़ो, फ्लोट बॉडी कब करती है, अभी पढ़ा है। अगर एक बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इसका मतलब जितनी फोर्स ऊपर लग रही होगी उतनी फोर्स नीचे लग रही है। अब थ्रस्ट और वेट आपस में क्या है, बराबर है। मैंने बताया था अगर कोई बॉडी पानी के अंदर है और उस पर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा लग रही है, नीचे वाली फोर्स कम लग रही है, तो बॉडी ऊपर आएगी ऊपर आएगी ऊपर आएगी जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। ये लिखा हुआ है। For a body to float in a liquid, the weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body. ये जो लिखा हुआ है ना, weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body, ये अपथ्रस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि आर्किमेडिस प्रिंसिपल में क्या था, अपथ्रस्ट बराबर है weight of the liquid displaced by the object। तो क्या कह रहे हैं, फॉर अ बॉडी टू फ्लोट इन लिक्विड, बॉडी फ्लोट कब करती है, जब U और W आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। U क्या है, अपथ्रस्ट, W क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, और अपथ्रस्ट है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अपथ्रस्ट बराबर होना चाहिए किसके मेरा बेटा, अपथ्रस्ट किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होना चाहिए। जितना बॉडी का वेट नीचे लग रहा है उतना अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, तो मैच हो जाएगा। और अपथ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। यानी कि अगर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है तो बॉडी फ्लोट करेगी, अदरवाइज फ्लोट नहीं करेगी। देखो ये लिखा है, फॉर अ बॉडी टू फ्लोट इन लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इट्स ओन वेट। यानी कि जो अपथ्रस्ट है वो बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। अपथ्रस्ट को क्या कह रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है। अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अगर बॉडी के वेट के बराबर होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूं। आयरन का अगर आप ब्लॉक लो ना और उसे समंदर में डाल दो, वो डूब जाएगा, लेकिन
जहाज जो होता है वो भी आयरन का बना होता है, वो नहीं डूबता। क्यों? जहाज के जो नीचे की शक्ल होती है ना, वो ऐसे बाउल शेप में बनाई जाती है कि वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। गौर से सुनना और समझना। जहाज के नीचे की शक्ल ऐसे बनाई जाती है कि जब वो समंदर में आता है वो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर अपथरस एक्ट करेगा और वो अपथरस जहाज के वेट को बैलेंस कर देगा। अगर आयरन का एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक है, जैसे उसे पानी में डालोगे, छोटी सी जगह में था, थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस किया, तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट आयरन के वेट को मैच ही नहीं कर रहा, तो वो डूब जाएगा। टाइटैनिक के आखिरी सीन में जैक और रोज लकड़ी के बड़े प्लैंक पे थी, प्लैंक पानी पे रखा हुआ है, ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ज्यादा पानी डिस्प्लेस होने की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट अपथ्रस्ट रोज के वेट को मैच कर रहा है। जैक बेचारा साइड में है, उसका वेट से जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है वो उसको मैच ही नहीं कर रहा, तो डूब गया। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अगर आप चाह रहे हो तो ये वही बात है, अपथरस वेट के बराबर होगा और अपथरस क्या होना चाहिए? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखा हुआ है। फॉर अ बॉडी टू फ्लोट इन लिक्विड द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इट्स ओन वेट। अब ये देखो ऊपर भी यही बात लिखी हुई है जो भी हमने पूरी तसल्ली से पढ़ी है। इफ रो एफ इज ग्रेटर देन रो एस, अगर फ्लूइड की डेंसिटी रो एस से ज्यादा है, अपथ्रस विल बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी विल फ्लोट एंड बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर टिल यू इक्वल्स डब्ल्यू। यू क्या है? अपथ्रस। अपथ्रस को क्या कहते हैं? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। बॉडी पानी में जाके जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट बॉडी के अपने वेट से मैच करना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए। गैसेस के अंदर सिमिलर केस देखते हैं और उसके बाद इसके 1 से 2 अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने जो कहानी अभी पढ़ी है ना, अपथ्रस वाली, वेट वाली, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, वो भी हमने पढ़ी है लिक्विड के अंदर। जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था मैंने आपको बताया था फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। हर वो चीज जो बहे, हर वो चीज जो फ्लो करे, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ज्यादातर हम यहाँ पे 95% 98% जो है वो फ्लूइड में लिक्विड डिस्कस करेंगे, लेकिन गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स। गैसेस के अंदर भी अपथ्रस वाला फिनोमिना होता है। सबसे आसान तरीन मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आपने हॉट एयर बलून्स का नाम सुना होगा। तुर्की का एक शहर है कैपाडोकिया, जिसके अंदर हॉट एयर बलून राइड्स बहुत मशहूर हैं। जन्नत के पत्ते के अंदर भी उसका तस्करा है, वरना कैपाडोकिया को सर्च करना आप गूगल के ऊपर, आपको वहां पे हॉट एयर बलून्स मिल जाएंगे। हॉट एयर बलून्स क्या होते हैं? ऐसे बलून होता है और इसके साथ एक ऐसे बास्केट सी लगी हुई होती है। इसकी ये जो एयर बलून होता है ना, जाहिर है नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर आपने कैसी एयर रखी हुई होती है? हॉट एयर। इसकी वजह से क्या होता है? ये ऊपर जा रहा होता है। अब हमने ये समझना है कि हॉट एयर बलून ऊपर क्यों जाता है। कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ चुके हैं, बस उसको यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लो मेरा बेटा ये हॉट एयर बलून है, इस हॉट एयर बलून के सराउंडिंग में क्या मौजूद है? पानी नहीं बेटा, एयर मौजूद है ना। एयर भी क्या है? एक अदद फ्लूइड है, हाँ या ना? एयर भी क्या है मेरा बच्चा? एक अदद फ्लूइड है। ऐसे ही है। अब कहानी क्या है? इस हॉट एयर बलून का जो अपना वेट है वो कहां एक्ट कर रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके ऊपर जो अपथ्रस लग रहा है वो कहां एक्ट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपथ्रस कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है। इस पे जो अपथ्रस लग रहा है वो क्यों लग रहा है? चलो, अगर आपका ये सवाल है, पानी के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है उस पे अपथ्रस क्यों लगता है? मैंने अपथ्रस की जब डेरिवेशन कराई थी आपको समझाया था। अपथ्रस वी रो जी क्यों लगता है? ये एक सिलेंडर जब पानी में जाता है तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम होता है और नीचे लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता है। पढ़ाया था? अरे भैया, सिलेंडर था, इस सिलेंडर में ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा था मैंने बताया था वो पी नॉट है, और नीचे से ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट प्लस रो जी एच है। हाइट डिफरेंस की वजह से नीचे वाला प्रेशर जो ऊपर पुश कर रहा है वो ज्यादा है और ऊपर वाला प्रेशर जो नीचे दबा रहा है वो कम है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, जिसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया था? अपथ्रस का। सिमिलर केस यहां होता है। ये जो मेरा बच्चा आपका हॉट एयर बलून होता है, इस हॉट एयर बलून के अंदर
जो एयर ऊपर से प्रेशर लगा रही होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला प्रेशर कम होता है, और जो एयर नीचे से प्रेशर लगा रही होती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर तो कंप्रेसिव है, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक नेट अपथ्रस्ट कहां क्रिएट होता है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई? अब ये ऊपर क्यों जाता है सर, वेट तो नीचे बुला रहा है, तो नीचे आना चाहिए, क्योंकि आप इसके अंदर फिल करते हो हॉट एयर। क्या फिल करते हो? हॉट एयर। नॉर्मल एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, 1.2 1.3 होती है, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। अभी हमने पढ़ा था जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जो भारी, वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम, जो हल्का, वो ऊपर जाएगा। तो क्या होता है भाई, यहां पे आपके पास हॉट एयर फिलअप होती है, यहां बर्नर भी लगे हुए होते हैं जो एयर को हॉट कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, ऊपर जाता है। अब सर ऊपर जाता रहेगा, हम तो कैपाडोकिया में हॉट एयर बलून राइड के लिए गए थे, हमें तो ये तो पता था कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आसमान से निकल गए, मार्स पे पहुंच गए, जन्नत तक चले गए, अब क्या करें? ऐसा थोड़ी होता है। ये ऊपर जाएगा, जहां जाके इसको रोकना है वो क्या करेगा, ये जो बर्नर है, इस बर्नर की जो आग है ना, उसे कम करना शुरू कर देगा, फ्लेम को कम करेगा। इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, अप थ्रस्ट जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। भाई अप थ्रस्ट क्यों लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना, आपके पास जो अप थ्रस्ट है वो किसके बराबर है, वी रो जी के बराबर है। और रो से क्या मुराद है भाई, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और आपने पढ़ा था जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट किसके बराबर आ रहा है, v माइनस यू के बराबर आ रहा है। और v और u में कंट्रोलिंग फैक्टर कौन कौन थे? कंट्रोलिंग फैक्टर था यहां पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और यहां पे क्या था, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। यहां डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कौन है, हॉट एयर बलून की डेंसिटी। भैया वेट तो इसी का है ना, सही है। और फ्लूइड कौन है, ये जो एयर है। तो जब आप इसके फ्लेम को कंट्रोल करोगे, इसके फ्लेम को कम करोगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा, इसका और बाहर वाले का टेम्परेचर मैच होना शुरू होगा, तो इसकी डेंसिटी वापस कंट्रोल में आएगी, तो ये एक जगह रुक जाएगा जब U और W बराबर हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल नीचे लेके आना है तो आप रिवर्स प्रोसेस करोगे, वेट बढ़ जाएगा, अप थ्रस्ट कम हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ओवरऑल कहानी। गैसेस के अंदर क्या होता है और हॉट एयर बलून काम कैसे करता है। भैया इसमें आपने बड़ी भरी होती है गर्म हवा। हवा गर्म नहीं होती, बेसिकली इसमें हवा होती है, नीचे बर्नर्स लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से अंदर की हवा गर्म होती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, बाहर की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो जो नीचे से ऊपर फोर्स लगती है अपथ्रस्ट, वो बढ़ जाता है, ये ऊपर जा रहा होता है। कब तक ऊपर जाता है, जब तक कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर ना हो जाए। सिंपल, ठीक है। और फिर जब नीचे लाना है तो वापस बर्नर बंद कर देंगे, डेंसिटी मैच कर जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके आगे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो यही सेम स्टेटमेंट जो भी आपको उर्दू में कहानी सुना रहा था ना, वही मैंने एज इट इज किताब से छाप के स्टेटमेंट यहां लिख दी है। एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय एयर इज buoyed up, buoyant force से buoyed up by a force equal to the weight of the air displaced। क्या पढ़ा था भाई? अभी हमने ये पढ़ा था आर्किमेडिस प्रिंसिपल में, जो अपथ्रस्ट लगता है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो यहां पे जो इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस। भाई ये जो बलून है हवा के अंदर, इसकी वजह से कोई ना कोई एयर आगे पीछे हुई होगी, उसके वेट के बराबर फोर्स कहां लग रही है, इस पे अपवर्ड, ये लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय एयर इज buoyed up by a force equal to the weight of the air displaced। क्लियर है? और यहां पे भी आप यही बात कह सकते हो कि मेरा बेटा जो एक एयर होती है ना, जो नॉर्मल एयर है हमारे पास, इसकी डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसकी वेट डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 कर दिया, तो क्या बना, 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब पे इसका वेट कितना है, 12 न्यूटन। या 1 मीटर क्यूब पे ये बॉयंट फोर्स कितनी लगा सकती है, 12 न्यूटन। समझना, 1 मीटर क्यूब पे बॉयंट फोर्स कितनी लग सकती है, 12 न्यूटन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का वेट इससे ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, बॉयंट फोर्स कम होगी, वो नीचे आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट से मुराद यहां पे एयर है जिसको ऊपर भेजना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 मीटर क्यूब का इस 12 न्यूटन से कम है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, चला जाएगा। वही बात अभी पहले बताई थी लिक्विड के अंदर। लिक्विड की कितनी आ रही थी वेट डेंसिटी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रही है। 1 मीटर क्यूब का वेट कितना था, 10,000 न्यूटन, तो बॉयंट फोर्स वो कितनी लगा रहा है, 10,000 न्यूटन के बराबर लगा रहा है। अगर किसी का डेंसिटी
पानी से कम है, जैसे आइस बताई थी 920, तो उसकी वेट कितना आ रहा है 9200, तो बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रही है और वो क्या है बेसिकली कम है, तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई बात की। यहां भी यही चीज है, किताब में एज इट इज मेंशन है कि अगर किसी चीज की डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है बॉयंट फोर्स वो ज्यादा होगी और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई बात की मेरा बेटा। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो मेरा बेटा, मैं चाह रहा हूं इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको ना एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूं मैंने क्या अभी बात करी है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। बच्चे मैंने वेट डेंसिटी की बात करी है। वेट डेंसिटी क्या है, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको भी और पानी वाले को भी। देखो समझो, देखो मेरा प्यारा बच्चा, मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने कहा था जो भारी चीज होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की चीज होगी वो ऊपर जाएगी, सही है। मैंने कहा पानी की वेट डेंसिटी है 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैसे निकाला भाई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो इसकी डेंसिटी है, मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से या 10 कर लो, तो क्या बना भाई 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझना जरा। अब मेरा बेटा, अगर मान लो मेरे पास 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है, 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक है। जो आइस होता है, आइस बर्फ, जो बर्फ होती है उसकी डेंसिटी है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ गए, कितनी है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी वेट डेंसिटी निकालूंगा तो क्या बनेगा 9200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर मेरे पास यहां पे 1 किलोग्राम आइस का ब्लॉक है, 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक है, तो इस 1 मीटर क्यूब आइस के ब्लॉक का जो वेट है वो कितना आया है हमारे पास 9200 न्यूटन के बराबर आया। सही है। जैसे ये 1 मीटर क्यूब, गौर से सुनना मेरे बच्चे, जैसे ही ये 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक पानी के अंदर आया, कितना 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक कहां आया, पानी के अंदर, तो इसने पानी डिस्प्लेस कितना किया होगा 1 मीटर क्यूब। फिर सुनो, 1 मीटर क्यूब आइस का ब्लॉक पानी में आया तो इसने पानी डिस्प्लेस कितना किया होगा 1 मीटर क्यूब। तो अब थ्रस्ट कितना लगेगा, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला था V rho G, 1 मीटर क्यूब डिस्प्लेस किया, डेंसिटी कितनी है 1000, G कितना है 10, तो कितना आया भाई 10,000 न्यूटन। तो फोर्स ऊपर ज्यादा लग रही है नीचे ज्यादा लग रही है, ये समझा रहा था मैं पहले भी इससे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यहां पर यही चीज। ठीक है, क्या बताया, पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेट डेंसिटी कितनी बनी 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। आइस का वेट कम है, पानी का वेट ज्यादा है, तो पानी की बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी, आइस का वेट कम है तो आइस ऊपर रहेगी, पानी नीचे रहेगा। हां, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा थी, तो पानी जो बॉयंट फोर्स लगा रहा है वो कम हो जाती, अगले वाले की डेंसिटी ज्यादा हो जाती, उसका वेट ज्यादा था, वो कहां आ जाता, नीचे आ जाता। समझते हैं। अब यहां देखो सेम चीज यहां है, देखो एयर की डेंसिटी कितनी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं एयर की वेट डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो भाई 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब अगर एयर डिस्प्लेस होती है, कितनी 1 मीटर क्यूब अगर एयर डिस्प्लेस होती है तो कितना बॉयंट फोर्स देगी, 12 न्यूटन देगी। 1 मीटर क्यूब अगर एयर डिस्प्लेस होती है कितना बॉयंट फोर्स देगी, 12 न्यूटन। मान लो इसमें मैंने कोई ऐसी गैस भर दी जिसकी डेंसिटी है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मिसाल दे रहा हूं 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो भाई अगर मान लो इसका वॉल्यूम है पूरा 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब के लिए जब मैं इसको 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बना 8 न्यूटन। इसका वेट है 8 न्यूटन नीचे, और ये 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब डिस्प्लेस कर रहा है भाई, 1 मीटर क्यूब जो है वो जगह डिस्प्लेस करी, वेट कितना एक्ट कर रहा है 8 न्यूटन, और एयर की जो बॉयंट फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी कर रही है 12 न्यूटन। तो ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। समझ आ गई, ये बता रहा था। तो किताब पढ़ोगे मजा आ जाएगा। 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का अगर मास 1.2 किलोग्राम से कम है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो एयर में नीचे आ जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मेंशन हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये कहता क्या है, क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर अगर वो फ्लोट कर रहा है, और कंडीशन ये दी हुई है L/4 यानी कि 1/4 ऑफ द सिलेंडर इज इमर्स्ड और बाकी 3/4L बाहर है। ठीक है, डेंसिटी मालूम करनी है, फ्लूइड आपको बता दिया वाटर है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। आपको ये बात पता है मेरा बेटा कि अगर ये आपके पास फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट की कंडीशन अपने पास क्या है कि भाई U विल बी इक्वल टू W।
भाई फ्लोट तो तभी एक चीज कहती है जब ऊपर लगने वाली और नीचे लगने वाली फोर्स आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। पढ़ चुके हैं ये बात। अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट। अब थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी एफ रो एफ मल्टीप्लाई बाय जी से, और वेट क्या होता है, वी एस रो एस मल्टीप्लाई बाय जी। भाई वही एम जी को ओपन कर दिया, जी से जी पहले तो मर गया। वी एफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वी एफ क्या है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। रो एस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वैल्यूज पुट कर लो। वी एफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का पानी के अंदर होगा उतना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। कितना अंदर है भाई, लेंथ कितनी है, L/4। एरिया क्या दिया हुआ है, A। सर ये क्या करा आपने, मेरा बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। भाई एरिया ये गिवन है मुझे A और लेंथ ये रही, तो ये मैंने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, जितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा। कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, L/4 इंटू A। और रो एफ कितना दिया हुआ है भाई, 1000। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो पूरे सॉलिड की लेंथ कितनी है, L। सर ये कैसे पता चला बेटे, L/4 को 3L/4 में ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा इस पूरे की लेंथ कितनी है, L के बराबर है। ठीक है, L आ गया। रो एस ये मुझे मालूम करना है, जो मर रहा है, अच्छा सॉरी, L को मल्टीप्लाई कर दिया मेरा बेटा पहले तो A से, ठीक है, और फिर आ गया रो। L को A से क्यों मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, पूरे सिलेंडर की लेंथ L है, एरिया कितना है A है। L से L मर गया, A से A मर गया, तो भाई साहब क्या आ रहा है, रो विल बी इक्वल टू 1000/4। सॉल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है, 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि मेरा बेटा जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी अपने पास कितनी आ रही है, इसकी डेंसिटी आ रही है 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। इससे रिलेटेड मजीद जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि अभी 4 से 5 और न्यूमेरिकल हैं तो लेक्चर की लेंथ लंबी हो रही है, तो मैं अगला एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस एक लेक्चर में डाल दूंगा। मुझे आपने बताना है कि क्या आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।